हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 15 इंडियन पॉलिटी का और ये यूनिट 5 में हमारा मेंशन है और हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन जुडिशियरी। इससे पहले हमने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, इंडियन जुडिशियरी के ऊपर हम छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंटीग्रेटेड। हमारे इंडिया की जो जुडिशियरी है यानी जो हमारे इंडिया की न्यायपालिका है वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जुड़ी हुई। जुड़ी हुई से क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाला डायग्राम देखिए इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, देन उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एंड उसके नीचे अदर कोर्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक चेन फॉलो होती है कि हाँ, अदर कोर्ट सबसे नीचे जो आएंगे उससे ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट एक अलग फंक्शन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक अलग फंक्शन है, यानी हाई कोर्ट ही हमारा सुप्रीम बॉडी हो गया, हाई कोर्ट के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ऐसा सिस्टम नहीं है, ये जुड़ा हुआ सिस्टम है। यानी हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसे इंटीग्रेटेड बोलते हैं, यानी ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो यानी हमारी इंडियन जुडिशियरी कैसी है, इंटीग्रेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1774 में। कब हुआ था, 1774 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 1774 में कोलकाता में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था। बट ये हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं। अब देखिए, फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश्ड इन 1937 इन दिल्ली। अब क्या हुआ, ये वाला तो आप याद रखिएगा, बट इसके बाद में फेडरल कोर्ट नाम का एक कोर्ट है। देखो, फेडरल कोर्ट को ही बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया, बट पहले उसका नाम क्या था, फेडरल कोर्ट। तो 1937 में, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1935, 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना करी गई। और वो कहाँ पर करी गई, दिल्ली में। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में दिल्ली में करी गई। और उसी के बाद यही फेडरल कोर्ट जो दिल्ली में स्टेब्लिश था वो एज अ सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करने लगा हमारे इंडिया के लिए, जब इंडिया आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से जो दिल्ली का कोर्ट था वो एज अ फेडरल कोर्ट था। बट जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो यही फेडरल कोर्ट वर्क करने लग गया एज अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखिए, प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट established on 28th of Jan 1950। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो फेडरल कोर्ट था ये फंक्शन करने लगा सुप्रीम कोर्ट की तरह 15 अगस्त से, बट ये ना 15 अगस्त 1947 से 28 ऑफ जनवरी 1950 तक फेडरल कोर्ट एज अ फंक्शन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के लिए। यानी हमने फेडरल कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। बट ये जो हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट आज जहाँ है ना, वो वाला ये कोर्ट नहीं है। तो जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है प्रेजेंट वाला, वो कब से अस्तित्व में आया है, 28 ऑफ जन 1950 से। ये ध्यान रखना। ठीक है, फेडरल कोर्ट फंक्शन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरह 15 अगस्त 1947 से 1950 तक। और जो हमारा आज का प्रेजेंट का सुप्रीम कोर्ट है वो तो 28 जन 1950 से वर्क कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा पार्ट 5 का हिस्सा है। पार्ट 5 हमारा क्या है, यूनियन, जिसमें आर्टिकल नंबर 124 से 147, आर्टिकल नंबर 124 से 147, ये जो आर्टिकल है ये काय में आता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 124। There shall be a Supreme Court of India consisting of Chief Justice and maximum of 33 other judges। आर्टिकल नंबर 124 में क्या बताया गया है कि इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उस सुप्रीम कोर्ट में उसका जो कंपोजिशन है वो कैसा होगा, एक चीफ जस्टिस होगा प्लस मैक्सिमम 33 अदर जजेस हो सकते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके कंपोजिशन में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और इसके अलावा मैक्सिमम 33 जजेस हो सकते हैं। 33 जजेस से ज्यादा जज नहीं हो सकते हैं, ये बताया गया। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश्ड ऑन 28 ऑफ जन 1950, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। जब सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश्ड हुआ था ना 28 ऑफ जन 1950 में, तब एक चीफ जस्टिस था और 7 अदर जजेस थे। ठीक है, देखो उस टाइम पे इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस से काम चल रहा था। बट टाइम टू टाइम जजेस की संख्या बढ़ती गई क्योंकि काम लोड, वर्क लोड बढ़ता गया, इसलिए
हमने जजेस की संख्या बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 33 जजेस ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये लिखा हुआ है 124 में। अब आता है आर्टिकल नंबर 1242, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस बाय प्रेसिडेंट। देखो आर्टिकल नंबर 124 में तो लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और 33 अदर जजेस होने चाहिए। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो उनका अपॉइंटमेंट लिखा हुआ आर्टिकल 124 के क्लोज 2 में कि उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट प्रेसिडेंट जो अदर जजेस है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके, और अदर जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है बट कंसल्टेंट विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्लेस खाली है तो वो क्या करेगा, जजेस तो होंगे, ऑब्वियस है जजेस तो होंगे, ये ऐसा नहीं कि जजेस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो जजेस से पूछ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर लिया। अब अगर इन जजेस में से कुछ जजेस रिटायर्ड होकर और कुछ जजेस अभी बचे हैं, तो प्रेसिडेंट उस चीफ जस्टिस से सलाह लेकर और अदर जजेस को अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब आता है सीनियोरिटी ट्रेडिशन। देखो ये कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। ये क्या ट्रेडिशन है, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा चीफ जस्टिस को अदर जजेस की सलाह पर, बट वो किसको अपॉइंट करेगा, मतलब जजेस भी सलाह किस बेसिस पे देंगे। तो एक सीनियोरिटी ट्रेडिशन चला आ रहा है जिसमें सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको एज ए सीजीआई अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना कि सीनियोरिटी ट्रेडिशन, इस पे भी डिस्प्यूट हुई थी। डिस्प्यूट कब हुई थी, कैसे हुई थी, चलिए हम जानते हैं। तो ओरिजिन ऑफ डिस्प्यूट, आप सभी को पता है कि केशवानंद भारती केस हुआ था, कब हुआ था, 1973 में, और ये केस एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। तो उस केस के बाद क्या हुआ, एक अजित नाथ थे, अजित नाथ राय वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय पासिंग 3 सीनियर जजेस। देखो हमारा ट्रेडिशन क्या चला आ रहा था कि सीनियर मोस्ट जज को हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे, बट केशवानंद भारती केस में क्या हुआ पता है, अजित नाथ थे एक जो 3 सीनियर जज को पास करके, यानी उनसे ऊपर 3 सीनियर जजेस थे, बट वो 3 सीनियर जजेस नहीं बने और उनकी जगह अजित नाथ राय को अपॉइंट कर दिया गया एज अ सीजीआई, ठीक है। और ऐसा ही 1977 में भी हुआ था जब एमयू बेक को अपॉइंट कर दिया गया था, सीनियर जजेस को ना करते हुए एमयू बेक को कर दिया गया था। तो देखो ये जब अपॉइंटमेंट्स हुए तो यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि कुछ या तो सरकार घोटाला कर रही है कि उन्होंने जो सीनियर 3 जजेस है उनको हटा के अजित नाथ को क्यों बनाया, ठीक है, वैसा ही एमयू बेक को क्यों बनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क बना कि क्यों ऐसा क्यों करा, ठीक है। तो अब इस चीज का कुछ तो सॉल्यूशन लाना था, इस चीज को सॉल्व करना था, इसलिए एक रिजोल्यूशन आया। सेकेंड जज केस, देखो जज केस होते थे तो ऐसे फर्स्ट एक जज केस हुआ था, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। सेकेंड जज केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड जज केस इस चीज से रिलेटेड है। तो सेकेंड जज केस आया, उसमें ये स्टेब्लिश कर दिया गया, स्टेब्लिश्ड दैट सीनियर मोस्ट जज बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। उसमें ये चीज को मतलब स्टेब्लिश कर दिया गया, यानी ये अब जरूरी है कि सीनियर मोस्ट जज को ही एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करा जाएगा, सीनियर मोस्ट जज के अलावा किसी को नहीं करा जाएगा। ओके ये चीज हमारे सेकंड जज केस में बता दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज कब फिक्स कर दी गई कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो सेकंड जज केस में। ओके अब अदर जजेस अपॉइंटमेंट डिस्प्यूट, देखो ये डिस्प्यूट हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पढ़ी, ऐसे ही दूसरे जज को लेकर दूसरे जज का अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे होगा उसके लिए भी एक डिस्प्यूट है। अनक्लियर वेदर सीजेआई's एडवाइस वाज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग अदर जजेस। देखो अब सीजेआई तो बताएगा कि किस इंसान को हमें अपॉइंट करना है ऐसे जज, बट सीजेआई की जो एडवाइस है क्या वो बाइंडिंग है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको मानना ही है या नहीं मानना है, ये चीज अनक्लियर थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कहीं भी मेंशन नहीं करा गया था कि इनकी एडवाइस बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पर या नहीं है। तो अब इसके लिए थर्ड जज केस हुआ जो कि 1998 में हुआ था। तो उस थर्ड केस में क्या बताया गया, प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट जजेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई अलोंग विद कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज। पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सलाह देता था, बट अब थर्ड केस से क्या हो गया कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस एक कोलेजियम रहेगा, ठीक है, प्लस एक कॉलेजियम बनेगा जिसमें उस कॉलेजियम में कौन रहेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, ठीक है, कौन रहेंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना
कि पहले सिर्फ और सिर्फ कौन करता था, चीफ जस्टिस के एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता था दूसरे जजेस को, बट अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि चीफ जस्टिस के साथ साथ एक कॉलेजियम रहेगा जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, ठीक है, 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो अब सीजीआई और उसके कॉलेजियम की एडवाइस पर क्या करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। सीजीआई's एडवाइस विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ओनली इफ एटलीस्ट 3 जजेस ऑफ कॉलेजियम एग्री विद इट। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि सीजीआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है या नहीं, तो पहले तो ये कर दिया गया कि सीजीआई और कॉलेजियम डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे जज बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। अब इनकी जो एडवाइस है ना वो बाइंडिंग कब रहेगी प्रेसिडेंट पे, जब सीजेआई और उस कॉलेजियम में, जैसे सीजीआई और कॉलेजियम था तो उस कॉलेजियम में से एटलीस्ट 3 जजेस, ठीक है, सीजीआई एग्री होना चाहिए और एटलीस्ट 3 जजेस एग्री होने चाहिए एक ही इंसान के लिए, तभी प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी इन लोगों की एडवाइस, वरना नहीं होगी। या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 4 के 4 जजेस जो कॉलेजियम के थे वो तो एग्री है, बट अगर सीजीआई एग्री नहीं है ना तो भी उस बंदे को नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सीजीआई एग्री है और उसके साथ 3 मेंबर और एग्री है तभी उस बंदे को बनाया जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब आता है आर्टिकल नंबर 1243 जिसमें हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस दिया हुआ है कि हाँ जज बनाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला तो उसे इंडिया का सिटीजन होना अनिवार्य है। उसके बाद में यहाँ पर 3 कंडीशन लिखी हुई है, इन 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो जज बनने के लायक है। पहली कंडीशन है हैज सर्व्ड एज अ जज इन वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, ठीक है, या तो वो कोई भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक जज रहा हो, ठीक है, अगर वो कोई भी हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक जज रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल कर नहीं करता है तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि उसको एडवोकेट रहना है किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक। अगर वो ये कंडीशन भी फुलफिल कर देगा ना तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगर वो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं कर सकता है तो देखो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, देखो ये दो तो कंडीशन हमको समझ आती है, बट इसके अलावा प्रेसिडेंट की नजर में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको जुडिशियरी का बहुत नॉलेज है और वो कैपेबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति को भी बना सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हो गई। अब आता है आर्टिकल नंबर 124 क्लोज 4, इसमें दिया हुआ है टेन्योर। तो अ जज रिमेन्स इन ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5 साल तक रहेगा 6 साल तक रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो जब तक 65 ईयर का वो नहीं हो जाता है तब तक वो जज रह सकता है, ठीक है। अगर वो 65 ईयर का हो गया देन वो रिटायर्ड हो जाएगा। अब रेजिग्नेशन किसको देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। और रिमूवल ऑफ जजेस, यानी रेजिग्नेशन तो प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, अब उनका रिमूवल क्या है, तो रिमूवल है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, यानी अगर वो प्रूव हो जाते हैं कि वो अब कैपेबल नहीं है सर्व करने के लिए एज अ चीफ जस्टिस एंड एज अ जज ऑफ अवर सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उन्हें हटा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं हमारे जज इंक्वायरी एक्ट में, ठीक है, कुछ प्रोविजंस हमारे जज इंक्वायरी एक्ट में भी दिए हुए हैं जो कि 1968 में आया था। उसमें भी बताया गया है कि क्यों हटाया जाएगा। अब जो रिजोल्यूशन है ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को हटाने का, उस रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में या फिर सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, नहीं, वो कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब अगर वो लोकसभा में रिजोल्यूशन इनिशिएट होता है तो रिक्वायर्ड सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 100 MP। तो देखिए रिजोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए ही 100 MPs का साइन जरूरी होगा, ठीक है। अगर लोकसभा में रिजोल्यूशन स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए ही 100 MPs का साइन जरूरी है। उसी तरह अगर राज्यसभा में इनिशिएट होता है तो 50 MPs की साइन जरूरी होती है। अब स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट मोशन। अब जैसे इन्होंने मान लीजिए सिग्नेचर करवा ली 100 की और इन्होंने भी 50 की सिग्नेचर करवा ली, उसके बाद वो मोशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की पावर किसके पास है, स्पीकर और चेयरमैन के पास है। और अगर मान लीजिए ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, ठीक है। कितने मेंबर की, 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और वो इंक्वायरी कमेटी कौन बनाएगा, इज फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वो इंक्वायरी कमेटी को फॉर्म करेगा
3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी होगी, वो जांच पड़ताल करेगी, ठीक है, वो जांच करेगी ये कि ये मोशन क्यों स्टार्ट करा, मतलब क्या है इन्होंने क्या ये जैसे इनके ना बताएगा कि हाँ हमें इसको इसलिए हटाना है, ये रीजंस देगा, तो उस रीजंस पे ये 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी करेगी। अब वोटिंग प्रोसेस होता है, मान लीजिए इन्होंने इंक्वायरी भी कर ली तो अब वोटिंग प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट हाउस यानी जिस भी हाउस में इनिशिएट होगा, ठीक है, जिस भी हाउस में मोशन इनिशिएट होगा वो हाउस क्या करता है, स्पेशल मेजोरिटी करता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी मान लीजिए हमारी लोकसभा में 543 मेंबर है, तो 543 मेंबर की मेजोरिटी यानी इनकी जो मेजोरिटी आएगी वो, और उसी के साथ साथ उस टाइम पे जब वोटिंग हो रही है तो कितने लोग लोकसभा में प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 2/3। ओके, ये होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। तो ये जो दिया हुआ है ना स्पेशल मेजोरिटी का क्राइटेरिया, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट हाउस में स्पेशल मेजोरिटी में बिल पास होना चाहिए, और उसी तरह से सेकंड हाउस में भी सेम मेजोरिटीज रिक्वायर्ड बाय सेकंड हाउस, यानी अगर लोकसभा से पास हो गया स्पेशल मेजोरिटी में, देन राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी में ही उस बिल को पास होना पड़ेगा, उस मोशन को पास होना पड़ेगा। और लास्ट में प्रेसिडेंट इश्यूज अ रिमूवल ऑर्डर, अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है तो लास्ट में प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर उस जज के या उस सीजीआई के खिलाफ जो रिमूवल ऑर्डर है वो इशू कर देगा। ठीक है, अगर हम देखें करंट स्टेटस का मतलब है, अगर हम देखें कि अभी तक ये मोशन चलाया गया है या नहीं, और चलाया गया है तो कोई हटा है या नहीं हटा है, तो नो सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन रिमूवल इट। अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज इस मोशन के थ्रू नहीं हटा है, लेकिन ये चलाया जरूर गया था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट केस जस्टिस वी रामास्वामी, ठीक है, जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ ये मोशन जरूर लाया गया था 1991 में। प्रोसेस इनिशिएट तो करा गया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी इनके प्रति मोशन चलाया गया था वी रामास्वामी के टाइम पे, बट इनको हटा नहीं सके थे। ऐसे ही एक हाईकोर्ट जज भी है, कुछ हाईकोर्ट जज भी है, ये हम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट केसेस भी है, जस्टिस सुमित्रा सेन, ये कलकत्ता हाईकोर्ट की थी, इनके खिलाफ भी इनिशिएट करा गया था। और जस्टिस पी डी दिनाकरण जो कर्नाटक के थे, इनके खिलाफ भी इनिशिएट करा गया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, ये हमने करंट स्टेटस पढ़ लिया। अब आता है आर्टिकल नंबर 126 क्लोज 6। ठीक है, तो इसमें ओथ और अफर्मेशन दी हुई है। प्रेसिडेंट एज पर थर्ड शेड्यूल, सीजेआई ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाएगा, तो ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट, और उनकी ओथ थर्ड शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा एज पर थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडिया। अब आता है आर्टिकल नंबर 125, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ये आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 6 है। ओके, और ये 124(6) में एक्चुअली ऑथर ऑफर्मेशन दिया हुआ है, और 125 है सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी कि क्या सैलरीज होगी जजेस की। उसके बाद में अभी पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड कर रखा है एट प्रेजेंट कि चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 होगी पर मंथ, और अदर जजेस की 2,50,000 होगी पर मंथ। ठीक है, और ये सैलरीज इनकी कहाँ से पे करी जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और चार्ज यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलनी है इन लोगों की सैलरी। अब आर्टिकल नंबर 126 में आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या मतलब है, इन्हें क्यों अपॉइंट करा जाता है, तो देखो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का रीजन क्या है, तो अगर सीजेआई का ऑफिस वेकेंट है, या फिर वो किसी कारणवश बहुत लंबे समय तक एब्सेंट है, या फिर वो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अनेबल है अभी, ठीक है, वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, वो एब्सेंट है, या फिर उसका सीट ही वेकेंट है, अगर ये कंडीशन होती है तब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को अपॉइंट कर देगा एज अ चीफ जस्टिस। ओके, समझ आया, एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल नंबर 126। अगर चीफ जस्टिस की सीट वेकेंट है, अगर वो एब्सेंट है, या फिर वो उसकी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देगा सुप्रीम कोर्ट के कोई भी सीनियर जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल नंबर 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ठीक है, अब एडहॉक जजेस को क्यों अपॉइंट करा जाता है, उसका रीजन क्या है, तो व्हेन नंबर ऑफ जजेस इज इनसफिशिएंट टू होल्ड और कंटिन्यू अ सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट का सेशन चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के सेशन जब चल रहा है तब कोई भी जज, ठीक है, जब जज इनसफिशिएंट है या फिर नंबर ऑफ जजेस इनसफिशिएंट है, इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब होता है कि जब जजेस की संख्या कम हो और काम बहुत ज्यादा हो,
ठीक है, जब एक सेशन चल रहा हो, जब जजेस की संख्या कम हो और काम बहुत ज्यादा हो, तब क्या करता है, तब प्रेसिडेंट के कंसेंट पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बंदे को एज अ एडहोक जज अपॉइंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंसर्न एचसी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अपॉइंट कौन करता है, देखो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और एडहोक जज को अपॉइंट कौन करता है, सीजीआई अपॉइंट करता है। और सीजीआई जब एडहोक जज को अपॉइंट करता है तो वो किस किस का कंसेंट लेता है, एक तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेगा, और प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ साथ जिस भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो एज अ हेड एड होक जज अपॉइंट कर रहा है, तो एक तो उसका भी कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप एज अ एड होक जज काम करेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान रखना। अब आता है आर्टिकल नंबर 128, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज। अब देखो, जज तो रिटायर हो गया 65 की ईयर में, वो रिटायर तो हो गया, बट अब उसको भी हम रीअपॉइंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो, यानी काम बहुत ज्यादा है, और हमारा एक चीफ जस्टिस प्लस प्लस 33 अदर जज कम पड़ रहे हो काम करने के लिए। ठीक है, जब ये कम पड़ रहे हो काम करने के लिए, तो फिर हमें रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना पड़ता है। तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, लेकिन उसके लिए भी उन्हें प्रायर कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का, और जिस रिटायर्ड जज को वो अपॉइंट कर रहा है उस रिटायर्ड जज का प्रायर कंसेंट चाहिए। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा और प्रायर कंसेंट विद प्रेसिडेंट एंड रिटायर्ड जज। और ये जो रिटायर्ड जज वापस से अपॉइंट होंगे, उसका जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 130, प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी आर्टिकल नंबर 130 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्लेस पे वर्क करेगा, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए अभी दिल्ली में है, तो हम उसकी सब ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट की सब ब्रांच या फिर उसकी बेंच भी स्टेब्लिश कर सकते हैं दूसरे रीजन्स में हमारे इंडिया के। तो देखो, मेन प्लेस कहाँ है, लोकेटेड इन दिल्ली, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ लोकेट होगा, दिल्ली में। अदर प्लेस, सीजीआई में डेजिग्नेट अदर प्लेसेस विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि सीजेआई, ठीक है, सीजीआई क्या कर सकता है, सीजीआई डिसाइड कर सकता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, सीजीआई डिसाइड कर सकता है कि जैसे दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट लग रहा है, लेकिन इसकी जगह हम कोई अदर प्लेस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे प्रेसिडेंट का अप्रूवल रहेगा। और ऐसा अभी तक इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की जगह 2 अदर प्लेसेस पे लगा है, एक तो हैदराबाद एंड एक श्रीनगर। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशंस हो गई थी जिस वजह से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की बैठक ना होके और हैदराबाद में और श्रीनगर में हुई थी। तो ये चीज भी ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर है, उसकी शक्तियां क्या क्या है, और वो किस क्षेत्र तक अपना न्याय सुनाने की क्षमता रखता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसका क्या क्या न्याय सुनाने का जो उसका क्षेत्र है ना, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है आर्टिकल नंबर 129, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसके अभी तक जितने भी उसने डिसीजन दिए हैं, या फिर उसके जितने भी केस की प्रोसीडिंग्स हुई है, वो रिकॉर्ड्स को एज अ रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आने वाले समय में हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर ऐसा कोई केस वापस से देखने को मिलता है, तो वो जो इंसान उस केस को लड़ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के आधार पर वापस से वही डिसीजन दे सकता है। और उससे पता होता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो देखिए वो डिसीजन ना उस पर फिर बाइंडिंग भी होता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था, तो वो भी वो डिसीजन ही देगा। मतलब वो बता सकता है, मान लीजिए अगर वो डिसीजन दे रहा है कोई भी कोर्ट में, तो वो एज अ रिकॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एज अ रिकॉर्ड रखे गए हैं, वो पेश कर सकता है कोर्ट में कि देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो आपको भी ये डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कैन नॉट डिसोबे दिस डिसीजन। ये वही है कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जो डिसीजन है उसको डिसोबे नहीं कर सकता, यानी वो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे उन्हें मानने होंगे। कोर्ट इज पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। और अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन केस पे कुछ और था और सब ऑर्डिनेटेड कोर्ट कुछ और डिसीजन देता है, तो इसका डायरेक्ट मतलब होगा कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं वो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पूरा राइट है कि वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के खिलाफ एक्शन ले सके, उन्हें पनिश कर सके। अब आता है आर्टिकल नंबर 131, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, केसेस विच आर डायरेक्टली हियर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। देखो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नाम से आप जान सकते हैं कि ऐसे केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो उसमें कितने टाइप के ज्यूरिसडिक्शन आते हैं, एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कंकरेंट एंड एपिलेट। तो देखिए, एब्सोल्यूट में क्या होता है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट।
मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्सेस एक स्टेट या एक से ज्यादा दो स्टेट, अगर इनके बीच का केस है तो वो काय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, वो कोई भी हाई कोर्ट में नहीं लड़ा जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सम स्टेट्स वन साइड एंड अदर स्टेट अदर साइड। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कुछ स्टेट से वर्सेस कुछ स्टेट से, या तो इनका केस भी किसके पास जाएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अब आता है डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए एमपी यूपी का डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टू स्टेट्स और बाकी के स्टेट्स इस साइड है। ओनली केसेस रिलेटेड टू लीगल राइट्स आर एंटर्ड, नॉट पॉलिटिकल मैटर्स। देखो, लीगल राइट के जो मैटर्स है वही मैटर्स हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स नहीं ले जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए स्टेट्स में अगर पॉलिटिकल मैटर है, यानी कोई भी एमपी का या एमएलए का कोई मैटर है, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेंगे। सिर्फ लीगल मैटर्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने मैटर्स है ना, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, लीगल राइट्स हो गए, ऑर्डिनरी राइट्स हो गए, तो ये जितने लीगल राइट्स है ना, वो हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटीज एग्रीमेंट मेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स आर नॉट एंटर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी ट्रीटी या कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हुआ हो, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए, हम सबको पता है कि पुराने जमाने में, मतलब जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तब क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको हमने हमारे इंडिया में शामिल ट्रीटीज और एग्रीमेंट के थ्रू करा था। तो अगर अब उनके जितने भी वंश है, अगर वो आके वंशज जितने भी हैं, मान लीजिए होलकर के या सिंधियास के, वो आकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दे कि नहीं ये तो हमारा एरिया था, ये तो हमारा एरिया था, तो इसमें वो बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से पहले वाली जितनी भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट हुई है, वो सारी भी जितने भी उसके उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे। ठीक है, सेकंड आता है कंकरेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, केसेस हियर्ड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट इज रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब देखो, कंकरेंट ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो सारे चीजें थी जो कोई भी और कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आती है, यानी डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनी जाएगी। ठीक है, और कंकरेंट यानी जो हाई कोर्ट भी सुन सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। ठीक है, तो इसमें कैसे केसेस आएंगे, जैसे कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के खिलाफ अपन हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काय में आएगा, कंकरेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। इशू रिट्स आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट को हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के खिलाफ इशू रिट करने का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 32, और हाई कोर्ट के पास 226। एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एससी इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ कंट्री, हेंस अपील कैन बी मेड टू इट। अगर हमें कोई भी अपील हमारी सुप्रीम कोर्ट में लगानी हो, कोई भी केस के खिलाफ अगर हमको अपील, अब जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दी, देन हमने हाई कोर्ट में लगा दी, अब उसी अपील को हमें सुप्रीम कोर्ट में लगानी हो, तो हमारे पास पूरा पूरा अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और अपील लगा सकें। आर्टिकल नंबर 132, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, ये एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर की चीजें बता रही हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन सुना दिया हाई कोर्ट ने, अब हमको हाई कोर्ट का वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो उस डिसीजन के खिलाफ अगर हमें अपील लगानी है सुप्रीम कोर्ट में तो हम लगा सकते हैं। हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इन्वॉल्व सस्टेनेबल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये आप इसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सस्टेनेबल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, अपील इन सिविल मैटर्स, इसका क्या मतलब होता है, अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सिविल जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट, देखो यहाँ पे ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात करें, यानी यहाँ पे हाई कोर्ट क्या सर्टिफाई कर रहा है, हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर रहा है कि जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ठीक है, और मतलब आप इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिविल मैटर, ठीक है, सिविल मैटर से रिलेटेड है ये। ओके, सिविल मैटर कैसे होता है, सिविल मैटर जैसे कि हमारे जमीन जायदाद से रिलेटेड हो गए, हमारा मेरिट से रिलेटेड हो गए, ये हो गए, तो फाइल अगेंस्ट सिविल जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ एचसी। अपील अगेंस्ट अ सिंगल जजेस इज नॉट मेड टू एससी। अब देखें, अगर कोई सिंगल जज का केस है ना, सिंगल जज है, तो उसकी अपील एससी में नहीं चलेगी, इज नॉट मेड टू एससी बट टू अ लार्जर बेंच ऑफ हाई कोर्ट। अगर ज्यादा बड़ी बेंच ने, हाई कोर्ट का बड़ी बेंच ने कोई डिसीजन सुनाया है और वो अपील फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट
को तो ही सुनेगी, सिंगल जज का नहीं सुनेगी। अब आर्टिकल नंबर 134 अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, इफ एचसी रिवर्सेस एन इक्विटल बाय अ लोअर कोर्ट अवॉर्ड्स द डेथ पेनल्टी, if HC withdraws a case from a subordinate court and upon trial awards death sentence, HC certifies that the case is fit for appeal। देखो, अगर कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ने अगर किसी को भी मान लीजिए डेथ पेनल्टी सुना दी गई है, ठीक है, या फिर डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में हाई कोर्ट भी आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, तो वो अगर उन्होंने मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुनाई है, तो वो केस डायरेक्ट कहाँ जाएगा, फिर एचसी के पास यानी हाई कोर्ट के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो उस डेथ पेनल्टी को वापस से रिव्यू कर सके। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो जो भी डेथ पेनल्टी अगर कोई हाई कोर्ट सुनाता है तो उसे वो रिव्यू करने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो डेथ पेनल्टी के खिलाफ भी अपील हम फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल नंबर 136 अपील बाय स्पेशल लीव, एससी कैन हियर अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि एससी में हम अपील को फाइल कर सकते हैं किस किस चीज के लिए, मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है, हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि फाइनल है, हाई कोर्ट का ही नहीं कोई भी कोर्ट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो उसके खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं। डज नॉट अप्लाई टू डिसीजंस ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। अब इसमें भी जो आर्म्ड फोर्सेस है ना हमारी, यानी हमारी जो मिलिट्री से रिलेटेड फोर्स है या फिर उससे रिलेटेड जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके डिसीजंस को हम उनके डिसीजंस के खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन ऑफ एससी ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। देखो 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट को राय दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर, लॉ के मैटर्स पर, ठीक है। और ये वाला जो हमारा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन वाला चीज है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, कनाडा से। ओके, अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 139 ए, पावर टू ट्रांसफर केसेस, एससी हैज पावर टू विथड्रॉ केस फ्रॉम एनी कोर्ट, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो हाई कोर्ट का कोई भी केस विथड्रॉ कर सके, यानी वहां से उस केस को उठा सके और अपने पास बुला सके। एससी कैन ट्रांसफर केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एससी के पास ये भी पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकता है। एससी कैन क्लब सिमिलर केसेस फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट टू हियर देम टुगेदर। देखो, अगर एक ही प्रकार का केस बहुत सारे हाईकोर्ट में चल रहा है तो वो इन सारे केसेस को एक करके, ठीक है, सिमिलर केसेस को क्लब करके और उन्हें सुन सके। आर्टिकल नंबर 141 डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग, इसमें बताया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस रहेंगे वो बाइंडिंग रहेंगे सारे हाई कोर्ट पे और सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है। आर्टिकल नंबर 142 स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर कंप्लीट जस्टिस, एससी कैन गिव एनी ऑर्डर नीडेड टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस इन केस। अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें मान लीजिए जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है कंप्लीट जस्टिस के लिए, ठीक है। दिस पावर इज यूज्ड व्हेन एग्जिस्टिंग लॉ आर नॉट इनफ। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऐसा केस चल रहा है जिस केस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है कि मतलब उस पे कैसे फैसला लिया जाए, तो एससी के पास पावर होती है उन केसेस पे वो अपना खुद का एक डिसीजन बनाए, इंश्योर करे कंप्लीट जस्टिस। अगर उसके बारे में लॉ नहीं है, अगर एग्जिस्टिंग लॉ इनफ नहीं है, तो वो खुद कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूर्ण जस्टिस न्याय के लिए अपना खुद का डिसीजन ले सकती है, ठीक है, बना सकती है। एग्जिस्टिंग लॉ आर नॉट इनफ और व्हेन कोर्ट नीडेड टू गो बियॉन्ड देम टू डू जस्टिस, अगर जस्टिस के लिए उन्हें उसके बियॉन्ड भी जाना पड़े, लॉ के बियॉन्ड भी जाना पड़े, तो उसको जाने का अधिकार है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन नहीं है, किसका, जुडिशियल रिव्यू का। बट जुडिशियल रिव्यू की पावर हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं अपन, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। देखो, टर्म जुडिशियल रिव्यू डज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस पावर इज डिराइव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 1332 एंड 131। देखो, आर्टिकल नंबर 1332 131, इसका मतलब ये होता है, हम एग्जांपल लेके चलते 32। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है रिट्स को इशू करने की, किसके लिए, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करा है, तो अब क्या होगा, फंडामेंटल राइट को रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट इशू करेगी। तो ये एक प्रकार से रिव्यू कर रही है फंडामेंटल राइट को। तो जुडिशियल रिव्यू तो डायरेक्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट ये इन आर्टिकल्स के थ्रू जरूर
डिराइव होता है कि हाँ, ऐसा कुछ कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।